वेलकम बैक बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर सूडो फोर्स लेक्चर नंबर 10 आपके लिए लेके आ गया हूं, जिसमें हम लोग सूडो फोर्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपने सारा वीडियोस अभी तक देख लिए होंगे। उसके बाद आप ये वीडियो देखने आए होंगे। तो ये वीडियो में हम लोग सूडो फोर्स का चर्चा करेंगे और आने वाले चैप्टर में सूडो फोर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बहुत जगह ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो सूडो फोर्स की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप सूडो फोर्स का कांसेप्ट समझते हैं तो। और खास तौर के सर्कुलर मोशन में आपने 9th 10th में सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा होगा। आप उसका नाम 9th 10th में बहुत अच्छे से सुना होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बहुत बच्चों को नहीं पता होता, एक सूडो फोर्स है। इट इज अ सूडो फोर्स। बहुत बच्चे ये समझते हैं कि सर जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ऑल द टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कौन है। तो इसी सब पे चर्चा ग्रेट डिटेल में हम लोग समझेंगे और इसी सब के चर्चा के लिए ये वीडियो आज हम बनाने जाने वाले। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्स। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसका इंपॉर्टेंस क्या है सूडो फोर्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये हम लोग काइनेमैटिक्स के शुरुआत में ही देखा था कि वेन एवर वी नीड टू एनालाइज द मोशन ऑफ एनी बॉडी, हमको एक सेट ऑफ रेफरेंस लाइन चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसके बिना हम कोई भी बॉडी का मोशन जज नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते कि बॉडी का क्या मोशन हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है। उसके लिए हम लोग एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस लेते हैं। उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, हाँ या ना। तो सिस्टम with respect to which the position or motion of a body is described, एक रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में मोशन डिस्क्राइब किया जाता है। We can classify frame of reference into two categories, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम, इससे पहले काइनेमैटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लाइन में कर रहे थे, बट उस समय हमने उतना ग्रेट डिटेल में चर्चा नहीं किया था कि क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। चलिए इसको आगे और डिटेल में देखते हैं क्या है ये। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है जरा देखिए। सर द फ्रेम फॉर विच द लॉ ऑफ इनर्शिया इज एप्लीकेबल इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑल द फ्रेम्स विच आर एट रेस्ट और moving uniformly with reference to inertial frame are also inertial frame। तो अगर मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहा हूं, when I am observing then I am the frame of reference। मैं अपने रेस्पेक्ट में बॉडी का मोशन जज करूंगा। then the person who is doing the observation is, you can say, frame of reference। तो अगर मैं स्टेशनरी हूं then what is my speed, 0। तो मैं कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। यानी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनकी स्पीड 0 होती है उनको क्या बोला जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनका स्पीड कुछ हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो, अब अगर मैं फिर से ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं कांस्टेंट स्पीड से दौड़ते हुए, मैं 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ते हुए जा रहा हूं, दौड़ते हुए तब बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तब मैं कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर नॉन इनर्शियल, नो, तभी भी मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। अच्छा क्यों सर? तो जब भी बॉडी स्टेशनरी हो, ऑब्जर्वर या तो स्टेशनरी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से। अगर मैं दौड़ते हुए मैंने अपना एंगल चेंज कर लिया, मैं कर्विलिनियर पाथ में घूम गया, तब मैं नॉन इनर्शियल बन जाऊंगा। एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। नॉन इनर्शियल किसको कहते हैं बच्चा? जिस ऑब्जर्वर में ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कुछ एक्सेलरेशन हो, वैसे ऑब्जर्वर को, वैसे रेफरेंस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पे ऑब्जर्वर का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर मस्ट बी 0 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर मस्ट बी कांस्टेंट। तब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे बच्चा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? जहां पे एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कुछ हो, इज नॉन जीरो।
जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी कर्विलिनियर पाथ में दौड़ रहा है उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर एक बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, मैं दौड़ता हुआ मेरे पास एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग स्पीड से दौड़ रहा हूं और तब किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, देन आई एम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। बात समझ में आ रही है? द फ्रेम फॉर विच लॉ ऑफ इनर्शिया, और इस वाले फ्रेम में लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन लॉ वैलिड होता है। क्या होता है? न्यूटन लॉज आर वैलिड। न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन्स लॉ इज वैलिड। न्यूटन सर का जितने भी लॉज थे यहां वैलिड है। किसमें? इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस में। लॉ ऑफ इनर्शिया, ये जो बोलो लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? न्यूटन सर ने दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसीलिए बोल सकते हैं न्यूटन का लॉ इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। बट इसमें क्या होता है? इसमें न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड। न्यूटन लॉ इज नॉट वैलिड। उसको वैलिड करवाने के लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। ऑल द फ्रेम्स विच आर एक्सिलरेटिंग और रोटेटिंग, अगर रोटेट हो रहा है तो बॉडी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। एक्सिलरेटिंग, अगर बॉडी दौड़ रहा है एक्सेलरेशन के साथ तो उसमें एक्सेलरेशन तो है। विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। सर विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्रेम, तो इनर्शियल फ्रेम हर समय कौन होगा? ग्राउंड को हम बोल सकते हैं इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ग्राउंड में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। हालांकि अगर मून से देखोगे तो अर्थ भी घूम रहा है, तो ग्राउंड के पास भी एक रोटेट कर रहा है, तो वो भी नॉन इनर्शियल हो जाएगा। बट डिपेंड अपॉन द पर्सन सिटिंग ऑन द मून, मून भी रोटेट। तो ऑल द बॉडीज आर इन सम काइंड ऑफ मोशन। हम बोल नहीं सकते कि कोई एवरीथिंग इज इन रेफरेंस टू समथिंग। सो ग्राउंड, अगर हम अर्थ पे बात करें तो ग्राउंड हमें रुका हुआ लगता है। ग्राउंड को हम जनरली इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तब उसे हम क्या मानेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे इसमें क्या होता है और कैसे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, उसी के लिए स्यूडो फोर्स आता है। क्या आता है? स्यूडो फोर्स। अब क्या है? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए जब न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं हो पाया था, तो जबरदस्ती कंपलसरी मतलब एक्स्ट्रा जानबूझकर एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड किया जाता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? स्यूडो फोर्स। टू अप्लाई द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, अगर मुझे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है तब मुझे जानबूझ के एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट द स्यूडो फोर्स। In non-inertial frame of reference, we need to apply one pseudo force. Pseudo force मतलब false force, रियल में नहीं होता है बट ऐसा जानबूझ के हमें अप्लाई करना पड़ता है। स्यूडो मतलब फॉल्स। जो भी नीट के बच्चे हैं वो इसको आसानी से स्यूडो, आपने वर्ड सुना होगा, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। इट इज ए फॉल्स फोर्स। It is an imaginary force which is used to explain the motion of object from non-inertial frame reference frames. So what is the value of that force? तो मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी पे हम वो फोर्स लगा रहे हैं सूडो फोर्स, उसका मास लेंगे इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम। सर ये चीजें उतने अच्छे से अभी समझ में नहीं आ रही, तो एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। डायरेक्शन क्या होता है? सो इट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट करता है उसके रिस्पेक्ट में जिस बॉडी पे हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। अभी बस इतना याद रखिए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसको हम लोग बार बार बोले, न्यूमेरिकल में समझेंगे, अभी आप टेंशन मत लीजिए। सो स्यूडो फोर्स डज नॉट फॉलो एक्शन रिएक्शन लॉ। ये एक्शन रिएक्शन लॉ नहीं फॉलो करता है, ये जबरदस्ती का लगाया हुआ फोर्स है। आप लिख सकते हैं जबरदस्ती का लगाया हुआ, जबरदस्ती का लगाया जाने वाला एक्स्ट्रा फोर्स, लगाया जाने वाला फोर्स, सो दैट न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाए। वाला फोर्स सो दैट न्यूटन्स लॉ बिकम्स वैलिड। न्यूटन्स लॉ बिकम्स वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर।
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। बातें समझ में आ रही होंगी, थोड़ा थोड़ा बातें समझ में आ रही है। ये किसके लिए हम लोग जबरदस्ती लगाएंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए लगाएंगे, सो दैट कि हमारा जो न्यूटन लॉ है वो वैलिड हो सके। तो सर कैसे वैलिड नहीं होता है, चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। चलो मजा आएगा। यहां पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। अपने पास मान लीजिए एक लिफ्ट है। क्या है अपने पास? अपने पास एक लिफ्ट है। क्या है? देयर इज अ लिफ्ट विच इज एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आया ना सर? एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, उससे एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ब्लॉक जुड़ा हुआ एम मास का, एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। नाउ टेल मी व्हाट इज द क्वेश्चन है। यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? जरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले आई एम गिविंग यू सम वैल्यूज। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए। मास की वैल्यू आप बच्चा कितना ले लीजिए? मास मान लीजिए अपना 10 kg दिया हुआ है। थोड़ा चलो स्टार्ट करते हैं। मैं 2 बार इसे बनाऊंगा। 2 बार क्यों बनाऊंगा? मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है जो यहां खड़ा है। कहां खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है। तो जब भी मैं ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम का बनाऊंगा, ये इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है, मैं रेड पेन से बनाऊंगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर मैं ग्रीन पेन से बनाऊंगा। तो चलिए इसका नाम क्या है बच्चा? मैं इसका नाम दे दूं, ये इफो है। इफो मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर क्यों है? ध्यान दीजिए, इफो इसको क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये ग्राउंड पे खड़ा है और इसके पास कोई वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तब भी ये इफो ही होता। नाउ फॉर दिस इफो मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलिए फॉर इफो अगर मैं फ्री बॉडी ऑफ द डायग्राम बनाऊं तो मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगा? एक mg दिखाऊंगा और ऊपर में एक टेंशन दिखाऊंगा। एंड सिंस फॉर दिस ऑब्जेक्ट, so since for ifo the body is accelerating upward। अगर वो जमीन पे खड़ा होके एक लिफ्ट को ऊपर जाते हुए देखेगा तो लिफ्ट में कनेक्टेड एक बॉडी को, बॉक्स को भी ऊपर जाते देखेगा। तो अगर वो बॉक्स को ऊपर जाते देखेगा तो फॉर इफ वो द बॉक्स इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। बोलिए हाँ या ना? एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो क्या हो जाएगा जरा बताइए? देन व्हाट कैन वी से अबाउट दिस थिंग? तो सर अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? बॉडी ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बोल सकते हैं बच्चे? हाँ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा अपना? टेंशन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ g प्लस ए। जी प्लस ए तो कितना हो जाएगा बच्चा ये बोलिए? सर मास तो आपने बोला था कितना दिया हुआ था? 10। और जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू कितनी है? टेंशन बॉडी ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। सो जी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। तो कितना हो जाएगा जरा बच्चा बताइए? सर 10 इंटू 15 इज 150 न्यूटन। एक मेरा टेंशन का वैल्यू 150 न्यूटन आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और सिनेरियो से इसको सोचते हैं। एक और सिनेरियो से इसको सोचा जाए तो मेरा ये लिफ्ट था और लिफ्ट में मेरा एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, उससे एक बॉक्स कनेक्टेड है और क्वेश्चन था व्हाट इज, यहाँ पे m कितना है? तो m वाज 10 kg। m वाज हाउ मच? 10 kg। यहाँ पे 10 m की वैल्यू 10 kg मान लेते हैं, एक ब्लॉक। अब अगर मैं यहाँ पे, मुझे क्वेश्चन फिर से वही था, फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द लिफ्ट, फाइंड द, उसी क्वेश्चन का बात कर रहे हैं हम, कोई नया सिनेरियो नहीं। उसको देखने का नजरिया अलग हो गया।
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अभी भी फिर से क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो अब मान लीजिए मेरा ऑब्जर्वर पिछले केस में इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर था, इफ्फो था। अब मान लीजिए कोई आदमी है जो लिफ्ट के अंदर ही खड़ा है। अगर ये इफ्फो है कि निफ्फो है, निफ्फो मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, निफ्फो, NIFO, और इफ्फो क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। तो आप बताइए ये इफ्फो है या निफ्फो है? सर सिंस लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, तो ये आदमी भी ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से। सिंस दिस बॉडी हैज एन एक्सेलरेशन, तो ये क्या है हमारा, ये निफ्फो है। क्या है, निफ्फो, आया ना। नाउ एक निफ्फो के लिए ध्यान से देखिए, अगर ये निफ्फो है तो निफ्फो के लिए हमें ध्यान से क्या बनाना होगा, फोर्सेस दिखाना होगा। आप कुछ मत करिए, अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर है, क्योंकि ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये पर्सन हु इज इन द लिफ्ट ही इज आल्सो एक्सेलरेटिंग। तो अगर कोई ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। सो ये ग्रीन वाले कलर से मैं क्या बनाऊंगा, निप्पो बनाऊंगा। अब आप इसके लिए अगर आप फोर्स दिखा रहे हो तो आप नेचुरल फोर्सेस दिखाओ। यहाँ पे आपको नेचुरल फोर्सेस दिखाना होगा, क्या होगा सर, mg, और ऊपर में क्या होगा सर, टेंशन। ध्यान से देखो, अगर हम कुछ नहीं करते तो इस बॉडी के लिए, अगर मैं लिफ्ट में खड़ा हूं और मैं सामने एक ब्लॉक को देख रहा हूं, लिफ्ट भले ऊपर जा रहा है, बट आप जब लिफ्ट में खड़े हो तो आपके लिए वो ब्लॉक स्टेशनरी है, इट इज नॉट गोइंग विद एन एक्सेलरेशन। अगर आप कार में बैठे हुए हो, कार में आपके सामने एक ग्लास ऑफ वाटर है और कार एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैं भी एक्सेलरेट कर रहा हूं, तो ये ग्लास ऑफ वाटर भी एक्सेलरेट कर रहा है, बट वो ग्लास ऑफ वाटर, मैं अगर ग्लास ऑफ वाटर को देख रहा हूं कार में बैठे बैठे, तो मेरे लिए वो स्टेशनरी है। तो अगर मैं बोलूं फॉर निफ्फो, for NIFO, that block is stationary, that block is stationary, वो रुका हुआ है। तो मैं अगर फोर्स दिखाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, जरा बोलिए सर। मैं ये बोल सकता हूं टेंशन मस्ट बी इक्वल टू mg, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 10 इंटू 10 आ रहा है, दैट इज 100 न्यूटन। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, पिछले वाले केस में हमारा टेंशन का वैल्यू 150 न्यूटन आ रहा है और इस वाले केस में हमारा वैल्यू सर 100 न्यूटन आ रहा है, तो कौन सा सही है, कौन सा टेंशन सही बता रहा है? तो यही हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि पिछले केस में टेंशन की वैल्यू अगर आप देखोगे 150 न्यूटन आ रहा है इफ्फो के लिए, निफ्फो के लिए जो आदमी लिफ्ट के अंदर है वहां पे तो 100 न्यूटन आ रहा है। इसी से पता चलता है कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर्ड होता है तो वहां पे न्यूटन का लॉ, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये वाला चीज गलत है। अगर अगर मान लीजिए इस रस्सी का, ब्रेकेबल रस्सी 120 न्यूटन पे टूट जाता है, किस पे टूट जाता है, 120 न्यूटन पे, आपको क्या लगता है ये रस्सी टूटेगा या बचा हुआ रहेगा? तो सर अगर मैं इफ्फो निफ्फो के हिसाब से चलूं तो ये रस्सी को बचा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि 100 ही न्यूटन है, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है 120 न्यूटन पे, ये रस्सी टूट जाती है, बट रियलिटी में क्या टूटेगी, तो ये टूट जाती है। सर हमारा तो 100 ही न्यूटन आ रहा है, इसको तो नहीं टूटना चाहिए था। इससे ये देखा गया कि ये गलत था, ये क्या था, दिस वाज रॉन्ग। यहीं पे न्यूटन नॉन वैलिड हो गया था, न्यूटन्स लॉ नॉन वैलिड हो गया था, न्यूटन इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ वाज नॉन वैलिड ओवर हियर, न्यूटन लॉ वाज नॉट वैलिड ओवर हियर। वो देखा गया रस्सी टूट गया, रस्सी अगर 120 न्यूटन का ब्रेकेबल स्ट्रेस है तो हमारा पिछले केस में क्या आया है 150, इस वाले केस में क्या आया है 100, तो देखा गया रस्सी टूट गया 120 पे वो टूट जाता है। तो सर मेरे हिसाब से तो 100 ही न्यूटन टेंशन है, टूटना नहीं चाहिए था, फिर भी टूट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये वैल्यू गलत आ रहा है हमारा, ये वैल्यू गलत आ रहा है। इसी पे आपको क्या करना है, तो आपको निफ्फो के लिए आपको क्या करना है, आपको निफ्फो के लिए कुछ नहीं करना है। आप अगर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फॉर निफ्फो, आपको कुछ नहीं करना है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं अगर फिर से ड्रॉ करूं, यहाँ पे मेरा लिफ्ट है और यहाँ पे मेरा निफ्फो है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे मेरा वो ब्लॉक है।
10 kg का, हाँ है ना। अब मैं फोर्स दिखाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं फोर्स दिखाऊंगा तो ऊपर में टेंशन दिखाऊंगा, नीचे में 10G दिखाऊंगा, और एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखाऊंगा जिसको मैं स्क्यू लाइन से दिखा रहा हूं। किसे दिखा रहा हूं? स्क्यू लाइन से दिखा रहा हूं, ग्रीन कलर के स्क्यू लाइन से, क्योंकि वो निफ्फो के लिए फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ध्यान दीजिए, पूरा सिस्टम किधर एक्सेलरेट कर रहा है, अब आपको समझ में आएगा। पूरा सिस्टम उधर एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ। जिधर निफ्फो वाला आदमी एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट में स्क्यू लाइन्स या स्यूडो फोर्स ऐड करते हैं, उसके अपोजिट में। तो ऑब्जर्वर किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो हम स्यूडो फोर्स किधर दिखाएंगे? नीचे की तरफ, याद रखिएगा। जिधर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करता है उसके अपोजिट में स्यूडो फोर्स ऐड करता है, बस ये सबसे बड़ी बात। जिधर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करता है उसके अपोजिट में ऐड करता है। तो बोलो क्या हो जाएगा? तो मेरा फोर्स किधर दिखाएंगे? स्क्यू लाइन वाला, नीचे की तरफ। अब वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक भी भले ए ही है, बट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, अगर एक बॉडी है जो एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, बट मैं 25 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, तो आप मेरा वाला एक्सेलरेशन उसके अंदर डालिएगा। उस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, उस बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं, मेरा ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जाता है। सो 10 इंटू एक्सेलरेशन ए, क्योंकि सिंस ये बॉडी भी ऊपर एक्सेलरेट ए से कर रहा है, तो हम ए का वैल्यू डाल दिए हैं। मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। मास ऑफ द बॉडी, ये एक्सप्लेन किया गया था पिछले स्लाइड में। मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ निफ्फो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। अब इसको देखिए, अब बताइए ये जो ब्लॉक है ये इस पर्सन के लिए क्या है? फॉर निफ्फो द ब्लॉक इज स्टेशनरी, फॉर निफ्फो ब्लॉक इज स्टेशनरी, ब्लॉक इज स्टेशनरी। इक्वेशन क्या हो जाएगा? सिंस निफ्फो के लिए ब्लॉक स्टेशनरी है, क्योंकि लिफ्ट में आप खड़ा होकर जब ब्लॉक को देखिएगा आपको वो स्टिल नहीं दिखेगा, तो हम बोल सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। हाँ या ना? यहां से टेंशन की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई जो पीछे वाले में आना चाहिए, 150 न्यूटन। तो जानबूझ के जबरदस्ती का एक फोर्स, स्यूडो फोर्स ऐड किया जाता है, एक फॉल्स फोर्स ऐड किया जाता है, एंड दैट फोर्स, दैट एक्स्ट्रा फोर्स विच इज एडेड टू मेक न्यूटन्स लॉ वैलिड इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। बातें समझ में अब आ रही होंगी। यहाँ पे न्यूटन्स गलत साबित हो गया था, कहां पे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए। हाँ या ना? बातें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़े, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं, देखते हैं क्या है। सी, एक सिनेरियो अपने पास, इस सिनेरियो को देखते हैं। अब पेंडुलम एक क्वेश्चन टाइप का ही है। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास, ए पेंडुलम ऑफ मास, पेंडुलम ऑफ मास m is suspended from the ceiling of a train moving with an acceleration a। अगर a से एक्सीलरेट कर रहा है, shown in the figure। Find the angle theta in which pendulum is in equilibrium with respect to train, also calculate the tension in the string। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते क्या बोल रहा है। मेरे पास एक कार्ट है, कार्ट इज एक्सिलरेटिंग विथ एक्सिलरेशन ए, और उस कार्ट में एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, एक बॉब लगा हुआ है, एक पेंडुलम लगा हुआ है। पेंडुलम में बॉब है, बॉब का मास m है। तो अगर अचानक से अगर ये कार्ट एक्सेलरेट करने लग जाए और एक्सेलरेट करता रहे, तो ये बॉब पीछे चला जाएगा। एक वो स्यूडो फोर्स मान सकते हैं या इनर्शिया मान सकते हैं, कुछ भी। ये कहीं ऐसा जगह जाके रुका रहेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से करेंगे। सॉरी, व्हाट इज गेटिंग प्रिंटेड ऑल द टाइम। ये एक एंगल पे जाके रुका रहेगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको दो मेथड से सॉल्व करूंगा। पहले इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए, दो केस से सॉल्व करूंगा। तो यहां पे मेरा कौन खड़ा है? मेरा इफ्फो खड़ा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा इफ्फो क्या है, निफ्फो क्या है। ये इफ्फो ऐसा आदमी है, इसका हाथ भी होगा। इफ्फो एक ऐसा आदमी है जो ग्राउंड पे खड़ा है, तो उसका वेलोसिटी 0 है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर है। अगर उसके रेस्पेक्ट में
ये बॉडी पीछे जाके कहीं रुका हुआ रहेगा। क्यों? अगर आप बस में खड़े हैं, आप अचानक से बस एक्सेलरेट करने लग जाए तो आप पीछे फेंका जाते हैं। ये पीछे फेंका के कहीं रुका रहेगा क्योंकि ऑल द टाइम एक्सेलरेट कर रहा है। अगर एक्सेलरेट करके फिर नॉर्मल वेलोसिटी से जाता तो वो पीछे जाके फिर ऐसे जाके ऐसे झूलते 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 रुक जाता। बट वो एक्सेलरेट करते ही जा रहा है, एक्सेलरेट करता जा रहा है कौन ए से, तो वो ऐसे जाके रुका रहेगा। तो अगर बताइए उसके लिए क्या हो जाएगा, फोर्सेज अगर हम दिखाने जाते हैं कि स्ट्रिंग से फोर्स दिखाएंगे टेंशन, और एक नीचे दिखाएंगे mg, हाँ या ना। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, मैं इसको अगर रिजॉल्व करूं, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, तो मुझे बताइए यहां क्या हो जाएगा। सर इधर एक कम, इधर थीटा आ जाएगा, अगर ये थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा। क्या कौन सा एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो इंटीरियर अल्टरनेट। ऊपर में क्या आ जाएगा बच्चा अपने पास, एक टी कॉस थीटा आ जाएगा, और सामने की तरफ क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, और नीचे की तरफ mg। तो ये ओरिजिनल फोर्स मैं काट सकता हूं, हाँ या ना, ओरिजिनल फोर्स को मैं काट सकता हूं। तो सिंस फॉर दिस इफ व्हाट कैन वी से, फॉर इफ इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए बॉब इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड, बॉब इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ वो एक्सेलरेट हो रहा। क्यों? पूरा सिस्टम अगर मेरे सामने एक्सेलरेशन ए से जा रहा है तो बॉब भी तो मेरे सामने ए से जा रहा होगा। देन व्हाट कैन वी से कि सर ऊपर वाला फोर्स टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, बट टी साइन थीटा उसको क्या दे रहा होगा, सामने की तरफ एक्सेलरेशन दे रहा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो सर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आ जाएगा बच्चा, टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू ए बाई जी। आपसे क्या पूछा है वो, आपसे क्वेश्चन में पीछे क्या पूछा था, व्हाट व्हाट इज द एंगल थीटा एंड ऑल्सो द टेंशन। तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा यहां से क्या आ जाएगा सर, टेन इनवर्स ए अपॉन जी, हाँ या ना। एक ये तो आ गया, तो ये किससे हमने सॉल्व किया, ये इफो से सॉल्व किया। बट चलिए इस क्वेश्चन को जरा और आसानी से सॉल्व करते हैं, एंड हम लोग ट्राई करते हैं किससे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर से। तो अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर से देखूं तो मेरे पास एक कार्ट था, कार्ट में मेरे पास एक बॉब है, कार्ट को पहले एक्सेलरेट करवा देते हैं। सिंस कार्ट इज एक्सेलरेटिंग एंड देयर इज अ पेंडुलम और ए बॉब, और ये कुछ इसका मास m है। तो अगर मैं निफ्पो की बात करूं, यहाँ ऑब्जर्वर मैं गाड़ी के अंदर ही डाल देता हूँ। व्हेन द ऑब्जर्वर इज इनसाइड द कार्ट, मींस अगर कार्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो ये निफ्पो भी, ये ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट कर रहा होगा, सो ही इज ए निफ्पो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। तो ये जो अपना बॉब है वो कहीं यहां जाके रुकेगा, और अगर मैं फोर्स दिखाना चाहूं फॉर इफो तो क्या हो जाएगा, निफ्पो के लिए, निफ्पो के लिए मेंशन कर दीजिए ये क्या है, NIFO, निफ्पो है ये। तो इसके लिए आप क्या करिए, फोर्सेस दिखाइए। ओरिजिनल फोर्स तो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे, दैट इज mg, और एक टेंशन लग रहा होगा। बट सिंस ये कार्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, एंड स्यूडो फोर्स विल बी समथिंग लाइक स्क्यू लाइंस। मैं किससे दिखाता हूँ, स्क्यू लाइन से दिखाता हूँ। स्क्यू लाइन से क्यों दिखाता हूँ, ताकि आप समझ पाए कि वो स्यूडो फोर्स है। वो स्यूडो फोर्स कितना होगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। मास ऑफ द बॉडी m है और एक्सेलरेशन क्या ऑब्जर्वर का a है। हो सकता है ये जो पर्सन है ये बॉब 10 केजी का, बट ये ऑब्जर्वर 20 केजी का या 50 केजी का, तो क्या आप 50 इंटू ए, नहीं, जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 है, तो 10 इंटू एक्सेलरेशन। नाउ फॉर दिस निप्पो गाय, फॉर निप्पो, आप सिंपल सी बात है, इक्वेशंस अगर आप देखोगे इक्वेशंस जो यहां है वहीं आएंगे, बट कंसेप्ट या उसका फीलिंग अलग है। इफ्पो के लिए बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, निप्पो के लिए बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट में। आप कार्ट के अंदर खड़े हैं और आपके सामने एक बॉब है तो वो तो रेस्ट में है ना। फॉर निफ्पो दिस बॉब इज स्टेशनरी, इसके लिए फीलिंग अलग है, ये स्टेशनरी इसको दिखेगा। तो स्टेशनरी दिखेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर आप रिजॉल्व करोगे, आप उसको रिजॉल्व करोगे
रिजॉल्व करोगे राइट नाउ फॉर रिजॉल्विंग, अगर ये एंगल मैं थीटा मान लूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चा बोलिए, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर मैं फोर्सेस ग्रीन पेन से अभी ना दिखा के अभी दूसरे पेन से दिखाऊं, ये क्या आ जाएगा टी साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा टी कॉस थीटा, क्योंकि ग्रीन के स्क्यू लाइन से मैंने स्यूडो फोर्स दिखाया। तो स्टेशनरी है, देन व्हाट कैन वी से, सर टी साइन थीटा सामने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू बैक वाला फोर्स, और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इसको अगर मैंने रिजॉल्व कर दिया तो फिर मैं ओरिजिनल फोर्स को कैंसिल कर सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट मैंने वेक्टर में सिखा रखा है। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, सामने वाला फोर्स टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू बैक वाला फोर्स दैट इज एम इंटू ए, ऊपर वाला फोर्स दैट इज टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी, बैलेंसिंग द एम जी। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। सो यहां पे थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स ए बाई जी, हाँ या ना। अगर मैं tan थीटा ले आया हूं, तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूं अपना वैल्यू टेंशन का, आई कैन डू स्क्वायरिंग एंड ऐड, स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशंस एंड एडिंग, वहां से टेंशन आ जाएगा मेरा, स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड एडिंग। अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो सर, टी स्क्वायर कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अगर टी निकालना है तो क्या आ जाएगा बच्चा बोलो सर, एम इंटू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का पावर हाफ। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू हमारी आ जाएगी। पीछे वाले इक्वेशन सेम आया था बट दोनों के लिए कंसेप्ट अलग। पिछले वाले के लिए हम अगर ध्यान दें तो बॉडी वाज एक्सीलरेटिंग फॉरवर्ड, बट इस वाले बॉडी के लिए तो बॉडी इज स्टेशनरी और हम एक स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं। बातें समझ में आ रही होगी, स्यूडो फोर्स कैसे लगाते हैं, तो जिधर बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है उसके अपोजिट में हम डालते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, मास इन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन आ गया अपने लिए। थर्ड क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ, इसको पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए। व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज, वेज को मैं कितना एक्सेलरेशन दे दूं सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m kept on the wedge remains at rest with respect to wedge। तो मैं आपको एक हिंट देता हूं, जब भी क्वेश्चन में विथ रेस्पेक्ट टू लिखा रहे तो आपको समझ जाएगा कि आपको ज्यादा आसानी होगी स्यूडो फोर्स से बनाने में, स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं ध्यान से देखो, मैं इसको बना रहा हूं, मेरे पास एक ब्लॉक है, मैं थोड़ा इनलार्ज करके बना रहा हूं, मेरे पास एक वेज है और वेज पे मेरा एक ब्लॉक रखा हुआ है, वेज पे मेरा एक ब्लॉक रखा हुआ है। आप इसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड, तो मैं अगर एक्सेलरेशन इसको ये दूंगा तो ये ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा तो ये चिपक जाएगा। आप अगर शॉपिंग मार्ट्स में गए हैं, शॉपिंग मार्ट्स में अगर आपको एक ट्रॉली मिलती है तो ट्रॉली को आप जगह अगर बहुत तेजी से एक्सेलरेट करोगे तो उसमें सारा सामान पीछे की तरफ चिपक जाएगा। एक वैसा फील होता है क्योंकि इनर्शिया के चलते वो फील आती है। तो अगर मैं सोचूं कि इसको मैं मान लीजिए एक्सेलरेशन ए दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सेलरेशन सामने ए दे रहा हूं, तो बोर्ड है कि आप कितना एक्सेलरेशन दोगे सो दैट ये ब्लॉक ना स्लिप ना करे, किसके रेस्पेक्ट में, इस वेज के रेस्पेक्ट में। तो आप एक क्या करो, ऑब्जर्वर को इसी पे बैठा दो, इस पे बैठा दो, वेज पे बैठा दो। जब भी बोले विथ रेस्पेक्ट टू वेज तो ऑब्जर्वर को वेज पे बैठा दो। तो ये वेज एक्सेलरेट ए से कर रहा है, तो ये आदमी भी साधने की तरह एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये ब्लॉक भी एक्सेलरेट कर रहा होगा, बट ब्लॉक नीचे नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये इफ्फो है कि निफ्फो है, तो इट इज निफ्फो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। बातें समझ में आ रही है? नाउ अगर मैं फोर्स दिखाऊं इस निफ्फो के लिए, इस पे एक, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, एक फोर्स और क्या लग रहा होगा सर, एक नॉर्मल लग रहा होगा, और इस ऑब्जर्वर के लिए एक निफ्फो के लिए एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। स्यूडो फोर्स क्या लग रहा होगा, पीछे की तरफ। और अगर ऑब्जर्वर मेरे
किस पे है, वेज पे है, तो वेज पे खड़ा इंसान को ब्लॉक हमेशा अगर ब्लॉक को देखेगा तो ब्लॉक को स्टेशनरी पाएगा। ब्लॉक ना नीचे जाना चाहिए, ना ऊपर ना इधर। अगर आप गाड़ी में बैठ के गाड़ी में कुछ भी देखोगे तो आपको स्टेशनरी दिखना चाहिए, हालांकि गाड़ी एसिलेट कर रहा है, आप भी एसिलेट कर रहे हैं और ब्लॉक भी एसिलेट कर रहे हैं। बट इस निफ्पो के लिए, फॉर दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए ब्लॉक शुड बी रेस्ट। फॉर निफ्पो के लिए ब्लॉक शुड बी एट रेस्ट। ब्लॉक शुड बी एट रेस्ट। शुड बी एट शुड बी एट रेस्ट। तो ये तीनों फोर्स मिला के ये ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो मैं अगर रिजॉल्व कर लूं, मैं अगर देखूं रिजॉल्व करता हूं, थोड़ा ध्यान देते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो या तो हम एक चीज कर सकते हैं, एक्स वाई का लॉन्ग रिजॉल्व कर ले, या अगर ये ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एंड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। चलो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ही रिजॉल्व कर लेते हैं, वो ज्यादा आसानी होता है। चलिए देख लेते हैं, इसके अलोंग कर लेते हैं एंड इसके अलोंग कर लेते हैं। चलिए बताइए तो क्या आ जाएगा फोर्स अपना। अगर मैं फोर्स को दिखाऊं, सर इफ दिस इज थीटा, ये थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। इधर फोर्स कितना आ जाएगा सर, ये स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी थी सर, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन। ऊपर में क्या लगेगा बच्चा, एक ऊपर में फोर्स क्या लगेगा सर, एम ए कॉस थीटा, और नीचे क्या लगेगा परपेंडिकुलर एम ए साइन थीटा। mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, mg का कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चा, mg साइन थीटा, और इधर कितना आ जाएगा mg cos थीटा। आया ना, तो आप ओरिजिनल फोर्सेस को उड़ा सकते हो। नाउ फॉर दिस निफ्पो सर, द फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस, तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू सर mg cos थीटा प्लस ma साइन थीटा। आया ना, और दूसरा क्या बोल सकते हैं सर, एम ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड से देखोगे तो यहाँ पे एक्सीलरेशन मेरा क्या आ जाएगा, जी tan थीटा आ जाएगा। दिस इज द एक्सीलरेशन दैट मस्ट बी गिवन टू द ब्लॉक सो दैट दिस ब्लॉक इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द वेज। विथ रिस्पेक्ट टू वेज बोला था, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द वेज। बहुत आसान है। आप ओरिजिनल फोर्सेस दिखा दो, ओरिजिनल फोर्सेस नॉर्मल, ओरिजिनल फोर्सेस mg। क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वेज ये ब्लॉक स्टेशनरी है, तो आप एक ऑब्जर्वर वेज पे ही डाल दो। ऑब्जर्वर अगर वेज पे डालोगे और कह रहा है क्या एक्सीलरेशन दे दे, तो ये ऑब्जर्वर के पास भी एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर है, तो हम एक स्यूडो फोर्स दिखा देंगे। तो या तो आप परपेंडिकुलर टू द वेज फोर्सेस इक्वेट कर दो, या एक्स वाई में करके इक्वेट कर दो। बट जब भी वेज रहे, और आसानी ज्यादा बेटर रहता है कि आप वेज के परपेंडिकुलर और वेज के लॉन्ग फोर्सेस को इक्वेट कर दो, अगर वो ब्लॉक स्टेशनरी है तो। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है बट इसमें कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग कुछ और क्वेश्चन कह रहा है। व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन द वेज सीधे फॉल्स फ्रीली नीचे गिर जाता है। तो इस बार हम अगर सामने देंगे एक्सेलरेशन तो वो तो चिपक जाएगा, बट अगर इधर देंगे एक्सेलरेशन तो वो ऐसा दे देंगे कि वो वहीं पे रह जाए और वो नीचे गिर जाए। तो व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो मान लेते हैं इस बार हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हम ए इधर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इनलार्ज करके अगर मैं बनाऊं, थोड़ा सा इनलार्ज करके मैं बना रहा हूं, तो मेरे पास एक ब्लॉक है, मेरे पास एक ब्लॉक है एम, और इस बार एक्सेलरेशन मैं किधर दे रहा हूं बच्चा, इस बार मैं एक्सेलरेशन इस ब्लॉक को इधर ही दे रहा हूं, इस बार मैं एक्सेलरेशन इधर दे रहा हूं। अब क्या बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू छोड़ो, अगर मैं इधर एक्सेलरेट करूं तो मैं इस क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द यहीं पे बनाना चाहता हूं, निप्पो के रिस्पेक्ट में बनाना चाहता हूं, निप्पो।
तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे स्निफ्फो के हिसाब से? सर एक mg लगेगा, और सिंस द बॉडी इधर जा रहा है तो इस पे एक स्यूडो फोर्स इधर लग जाएगा। स्यूडो फोर्स को हम जनरली किससे दिखाते हैं? ग्रीन स्क्यू लाइन से। m इंटू एक्सेलरेशन, और क्या लगेगा सर? नॉर्मल लग जाएगा। नॉर्मल तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, तो मुझे बताइए ये ma का किधर एक कंपोनेंट इधर नहीं आ जाएगा? अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा। इफ दिस इज थीटा, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो मुझे ऊपर की तरफ में एक फोर्स आ जाएगा, दैट इज एम ए कॉस थीटा, और एक इधर आ जाएगा, दैट इज एम ए साइन थीटा। सो इट्स विल फॉल फ्रीली फॉर दैट नॉर्मल कितना हो जाए? 0 हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे बताइए mg का क्या आ जाएगा? mg का भी तो फोर्सेज आएगा। एक इधर क्या आ जाएगा सर? mg cos थीटा, और एक इधर आ जाएगा mg sin थीटा। ma का मैंने 2 फोर्स निकाला और mg का मैंने 2 फोर्स निकाला, एक mg का इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। तो ओरिजिनल फोर्सेस हम हटा सकते हैं। अब बताइए अगर मुझे इसका फ्री फॉल कराना है तो नॉर्मल यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? 0। नॉर्मल प्लस एम ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एम जी कॉस थीटा। एम ए, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, सॉरी, ये अगर थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है अपना, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा नहीं होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये क्या आ जाएगा अपना? इधर अगर मैं फोर्सेस दिखाऊं, ये फोर्स एम ए साइन थीटा नहीं होके एम ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? ये तो 90 माइनस थीटा है, ये एम ए साइन थीटा हो जाएगा, एम ए साइन थीटा। ओरिजिनल फोर्स क्या है अपना? नॉर्मल है, और एक फोर्स क्या लग रहा है? अब जब इसको फ्रीली फॉल करना है तो इससे कांटेक्ट छूट जाना चाहिए। द मोमेंट इट विल लूज द कांटेक्ट, उस समय नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा? एम जी साइन एम जी कॉस थीटा। अब ध्यान दो, तो उस हिसाब से एम ए कॉस थीटा किसके बराबर आ जा रहा है? एम ए कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे अपना एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल हमारा 0 हो जाएगा, तो ए क्या आ जा रहा है हमारा? जी टैन थीटा। ए क्या आ जा रहा है हमारा? एम ए साइन थीटा। हाँ या ना? अगर ये थीटा अपना, इट इज अगेन कमिंग एज व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज जी नॉट टैन थीटा, इट इज कमिंग एज हाउ मच? एम ए। अगर हमने रिजोल्यूशन इज थीटा इज 90, और ये क्या आ रहा है अपना? 90 माइनस थीटा, देन दिस इज थीटा, देन दिस इज 90 माइनस थीटा। एम ए का कंपोनेंट अगर मैं इसको इधर एक्सेलरेट करूं, जिधर मैंने एक्सेलरेट किया उसके अपोजिट में स्यूडो फोर्स आना चाहिए, स्यूडो फोर्स सामने आ रहा है। स्यूडो फोर्स की कंपोनेंट ऊपर में क्या आ जाएगी सर? एम ए कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज एम जी साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? एम ए कॉस थीटा। तो बॉडी पे फ्री फॉल होना चाहिए। तो अचानक से अगर मैं नॉर्मल 0 हो जाए, तो नेट फोर्स नॉर्मल अगर मेरा इस पे 0 हो जाए, ये कंपोनेंट कितना आ रहा है? एम ए साइन थीटा। एम ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू, और नीचे की तरफ फोर्स कितना होना है? अगर उसको फ्री फॉल होना है तो नेट एक्सीलरेशन उस पर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर मैं उसका कंपोनेंट करूँ तो एम ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एम जी कॉस थीटा। यस, तभी उसका हो सकता है। अगर दोनों बराबर है तो फिर इट विल फ्री फॉल। फ्री फॉल होगा तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ जा रहा है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी कॉस बाई साइन इज जी कॉट थीटा। कितनी आ गई? जी कॉट थीटा। हाँ या ना? अगर ये बॉडी पे नॉर्मल लग रही है और एम ए साइन थीटा लग रही है,
एम ए साइन थीटा लग रही है और नीचे में क्या लग रही है, एम जी कॉस थीटा। अगर इस बॉडी को फ्री फॉल होना है तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, 0। उस समय कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, एम ए साइन थीटा मस्ट बी एम जी कॉस थीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेइंग मशीन। एक क्वेश्चन हमने देखा था अपेरेंट वेट की, जब एक लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करता है या लिफ्ट नीचे जाता है, देन हम लोग देखते हैं हमारा वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है या वेट कम हो जाता है। रीडिंग ऑफ द वेइंग बैलेंस चेंजेस, उसको हमने जब सॉल्व किया था तो उसको हमने इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किया था। अब हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। अगर हम आसानी से देखें, केस 1 है, मान लीजिए मेरा लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, केस 1, इफ आवर लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। पहला केस में हम देखें अगर, तो मान लीजिए मेरा लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अगर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड है और मेरे पास एक वेइंग बैलेंस है, वेइंग बैलेंस मेरा यहां रखा हुआ, ये वेइंग बैलेंस, ये वेइंग बैलेंस पे ही इंसान खड़ा है। अगर मैं ध्यान दूं, यहां मेरे पास मान लीजिए मेरे पास एक वेइंग बैलेंस, वेइंग मशीन है और इस पे मेरा एक इंसान खड़ा है। सो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ दिस पर्सन। सो अगर इस आदमी की वेट m है और इस लिफ्ट की मास m है, if the lift is going upward, so suppose that there is a person over here who is seeing the uh, person standing on the wing balance। अगर उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, उसके लिए एक हम क्या बनाएंगे, तो उसका एक mg बनाएंगे सर, एक नॉर्मल बनाएंगे जो उसको लिफ्ट से मिल रहा होगा या वेइंग मशीन से मिल रहा होगा। एंड सिंस द वेइंग मशीन, दिस लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, दिस निफो पर्सन भी ऊपर जा रहा है, निफो इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग। निफो के लिए वहां पे क्या ऐड कर देंगे हम, एक स्यूडो फोर्स ऐड करेंगे, दैट इज व्हाट, m इंटू ए। सिंस द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड, सिंस पूरा सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, हम लोग स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ ऐड करेंगे। एंड फॉर निफो, दिस निफो पर्सन, फॉर निफो पर्सन, what can we say, the man is stationary, man on the weighing machine is stationary, man on the weighing machine is stationary, is stationary, रुका हुआ है, क्योंकि वो तो लिफ्ट में उसको सामने ही देखेगा। देन व्हाट कैन वी से, सर नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, सर एम जी प्लस एम ए। यहां से जो रीडिंग आती है नॉर्मल वेइंग मशीन की, वो क्या आ जाएगी बच्चा, बोलिए। नॉर्मल इज इक्वल टू, अगर m कॉमन ले ले तो a प्लस जी आ जाएगी। दैट्स वाई रीडिंग जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो रीडिंग ज्यादा आती है, आपको एक भारीपन महसूस होता है। ये आपने लिफ्ट में कॉमन महसूस भी किया होगा, तो यहाँ पे एक भारीपन महसूस होती है। बातें से यही चीज आपको एक्सप्लेन किया गया है स्लाइड में, यही चीज आपको बता रहा है। नॉर्मल अगर आप देखोगे, तो अगर मैं देखूं, तो अगर इफेक्टिव और अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट, केस 1 इफ द लिफ्ट इज स्टेशनरी, तब तो n इज इक्वल टू mg हो जाएगा। अगर लिफ्ट रुका हुआ है तो तब तो सिंपल है, वेट एक्चुअल इज इक्वल टू mg, ये तो बहुत इजी है। नॉर्मल इज इक्वल टू mg, ये बहुत इजी केस है। केस 2 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, देन नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है, g प्लस ए। तो आप इसको याद रख सकते हो, आप जब लिफ्ट में ट्रैवल किए तो आपको आसानी से पता होगा कि लिफ्ट जब ऊपर चढ़ती है या एक्सेलरेट ऊपर करती है तो आपको एक भारीपन महसूस होता है, लगता है वेट बढ़ गया है मेरा। वो क्यों होती है, ड्यू टू अ काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स रियलिटी में नहीं होती बट फील होती है। कार में भी आप जब जा रहे हो, कार अचानक से कर्व वाले ट्रैक पर अगर आप तेजी से कार को मोड़ो तो आपको बाहर की तरफ झटका लगता है, अ काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स की फीलिंग आती है। बट उसका एक्सप्लेनेशन इनर्शिया से दिया जाता है कि आपका पैर कार से कनेक्टेड होता है, आपकी बॉडी पूरी ऊपर होती है। कार अगर मुड़ता है तो पैर जो कनेक्टेड होता है कार से, दैट टर्न, बट द बॉडी कीप ऑन मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। सो फॉर दैट व्हाट हैपेंस, आपका पैर तो मुड़ जाता है बट आपका शरीर सीधा रह जाता है, इसको इसलिए आपको बाहर की तरफ झटका फील होता है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग, that is explained by the inertia also, or that can be explained with the feeling of pseudo force कि हमको बाहर की तरफ एक झटका, एक फोर्स लगे। तो ये चीज हमने जस्ट अभी प्रूव की है लास्ट पिछले स्लाइड में कि नॉर्मल की वैल्यू m प्लस ए प्लस जी आती है। अगर हम इस वाले केस को देखें, केस 2 को, ऊपर जा रही थी ये लिफ्ट ए से, नाउ अगर हम आगे बढ़े और केस 3 देखते हैं जिसमें लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, अगर नीचे जा रही है लिफ्ट तब हम क्या होगा, चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूं आपके लिए। तो मान लीजिए लिफ्ट अगर हमारी नीचे जा रही,
एक्सेलरेट नीचे कर रहा है। तो हम यहाँ पे मेरी एक वेइंग बैलेंस है, वेइंग मशीन, इस पे कौन खड़ा है? एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा है जिसका वेट मेजर किया जा रहा है, जिसकी मास m है, लिफ्ट का मास m रहा होगा, और लिफ्ट के मास से मुझे मतलब नहीं है। मैं अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, निफ्फो के रेस्पेक्ट में सोचूं, तो मैं उस पर फोर्सेस क्या क्या दिखाऊंगा। एक निफ्फो के लिए ओरिजिनल फोर्स तो लगता ही लगता है, तो एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल तो लगेगा ही लगेगा, एक इसका उसका अपना एक mg तो लगेगा ही। बट निफ्फो का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो उस पर क्या लगेगा? एक स्यूडो फोर्स लगेगा, m मास ऑफ द ऑब्जर्वर इंटू एक्सेलरेशन e। अब हम क्या बोल सकते हैं, बोलिए? फॉर निफ्फो, निफ्फो के लिए अभी भी वो पर्सन पर्सन ऑन द वेइंग मशीन इज एट इज स्टेशनरी, पर्सन ऑन द पर्सन ऑन द वेइंग मशीन इज स्टेशनरी। अभी भी हम ये कह सकते हैं वो स्टेशनरी है, क्योंकि चाहे बॉडी ऊपर एक्सेलरेट करे या नीचे एक्सेलरेट करे, अगर हम लिफ्ट में खड़े हैं तो हमको वो स्टेशनरी ही दिखेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? सो नॉर्मल प्लस वो जो स्यूडो फोर्स लग रहा है ma, दैट मस्ट बी बैलेंसिंग अगेंस्ट द mg। हाँ या ना? तो मेरा क्या हो जाएगा जरा बताइए? नॉर्मल की वैल्यू अगर m कॉमन ले ले तो g माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पे रीडिंग हमारी नॉर्मल mg से कम आती है, हमें हल्कापन महसूस होता है। ये एक्सपीरियंस फील होता है जब हम लोग लिफ्ट में ऊपर तेजी से एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। होपफुली आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो, आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो। इन ए गिवन सिस्टम ऑफ ब्लॉक इज स्टेशनरी इज प्लेस एट एट द टॉप ऑफ द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। फ्रिक्शन की बात नहीं है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मतलब जहां पे फ्रिक्शन नहीं है। इनसाइड ए एलिवेटर, ये इंक्लाइन प्लेन को एलिवेटर के अंदर में रखा गया है, एंड इट इज व्हाट एट द टॉप। फाइंड आउट द टाइम, ये एक्सेलरेट कर रहा है कि इन द गिवन सिस्टम। अगर दो केसेस दिया हुआ है, अगर एलिवेटर रेस्ट में है और इफ एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ t, तब क्या होगा? तो आपको क्या निकालना, कितना टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप ऐसे पर्सन के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए बनाओगे तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आपको चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ये लिफ्ट ऊपर भी जा रहा होगा, तो ये ब्लॉक ऊपर भी जा रहा होगा बट नीचे भी आ रहा होगा, देन यू माइट गेट कंफ्यूज तो ऊपर कैसे जा रहा है, नीचे किस एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो इसको ज्यादा आसानी से हम कहां से बना सकते हैं? फॉर निप्पो बना सकते हैं। मान लीजिए किसी के अंदर में एक आदमी है जो लटका हुआ है और देख रहा है, तो यहाँ पे मेरा निप्पो है, ये क्या है? मेरा निप्पो है। तो पहला केस तो बहुत इजी है। पहला केस क्या हो जाएगा? जब भी फ्री फॉल होता है, अगर एक मतलब लिफ्ट है, लिफ्ट से एक ब्लॉक अगर ऊपर आ रहा है, लिफ्ट लिफ्ट छोड़ दो, एक ब्लॉक अगर एक इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा? उस पर अगर ध्यान दीजिएगा तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a इज इक्वल टू जी साइन थीटा होता है। हम लोग ये जानते हैं, अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ तो जी साइन थीटा से एक्सेलरेट करेगा, और वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा जितना उसको ट्रैवल करना है। तो वो डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज हाउ मच इज दैट डिस्टेंस? दैट डिस्टेंस इज s, और ये एंगल दिया हुआ है अपना, ये एंगल कितना दिया हुआ? थीटा, और ये हाइट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? h। तो हमारा s क्या हो जाएगा अगर मैं लिखूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं अगर लिखता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h बाई s, s कितना हो जाएगा? h बाई साइन थीटा। हाँ या ना? तो अगर मैं यहां पे बोलूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना उसको डिस्प्लेस करना है? s, दैट इज h बाई साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो रिलीज किया गया वो तो जीरो है, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है? जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टी क्या हो जाएगा मेरा? सो 1 बाई साइन थीटा 2h बाई जी, ये आ रहा है। नॉर्मली अगर h हाइट गिरता सीधा तब तो होता रूट अंडर 2h बाई जी, बट अगर इंक्लाइन प्लेन पे गिर रहा है वो तो क्या आ जाएगा? 1 बाई साइन थीटा 2h बाई जी। कितना टाइम लगेगा? ये किस केस के लिए? व्हेन द लिफ्ट इज एट स्टेशनरी, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट।
बट मैं सेकंड कर रहा हूं व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड एंड देन उसका हमको टाइम निकालना है। उस केस में फिर से मैं रीड्रॉ कर देता हूं। ध्यान से देखो, मेरे पास एक लिफ्ट है, उसके अंदर में क्या लगा हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन लगा हुआ है। मान लीजिए वो इंक्लाइन प्लेन ऐसा है और उसकी हाइट क्या दी हुई है, यहाँ पे एच दी हुई है, ये थीटा दिया हुआ है। हम किस आदमी के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, एक लिफ्ट पे ही लटका हुआ आदमी के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं। और लिफ्ट मेरा क्या हो रहा है, ऊपर एसिलरेट कर रहा है। अगर हम अपने ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक मेरा यहाँ है, उस ब्लॉक पे फोर्स अगर दिखाए, एक नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, बताइए, एक नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा, और एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। कौन सा, नॉर्मल से मुझे मतलब नहीं है क्योंकि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एंड एम जी कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो मुझे उससे मतलब नहीं क्योंकि दोज टू फोर्सेज वोंट इम्पैक्ट द फ्लो। वो अगर जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोशन है उसको दिखा के कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुझे कौन सा फोर्स दिखाना चाहिए, सर स्यूडो फोर्स। ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, एक स्यूडो फोर्स तो लग ही रहा होगा, m इंटू ए। उसका कंपोनेंट एक इधर कितना आ जाएगा सर, उसका कंपोनेंट, अगर मैं उसका कंपोनेंट देखूं तो ये थीटा है, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। उसका एक कंपोनेंट एक कितना आ जाएगा सर, m इंटू ए इंटू साइन थीटा। तो सर पहले mg साइन थीटा से गिर रहा था, अब सिस्टम अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा फिर से। तो अगर मैं फिर से बनाऊं तो मेरा u कितना है बॉडी का, 0, एक्सेलरेशन कितना अब, तो सर g अगर मैं कॉमन कर दूं तो सर साइन थीटा अगर कॉमन कर दूं तो एक a प्लस जी आ जाएगा। सर s इज इक्वल टू फिर से क्या है, h बाई साइन थीटा है। तो मैं क्या लगा सकता हूं सर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मेरा क्या हो जाएगा, बोलो सर, h बाई साइन थीटा इज इक्वल टू इनिशियल बॉडी का एक्सेलरेशन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज व्हाट, सर साइन थीटा कॉमन कर लूं, a प्लस जी है, इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर, 2h बाई साइन स्क्वायर थीटा a प्लस जी। तो t क्या आ जाएगा, बोलो, t इज इक्वल टू 1/sin थीटा रूट अंडर 2h बाई जी प्लस ई। अगर ये एक्सलेट करेगा तो इतना टाइम लगेगा इसको गिरने में। होपफुली ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। दिस वॉज ए वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर आप इसको इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बनाओगे तब दिक्कत हो जाएगी। इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में लिफ्ट ऊपर भी जा रहा है और इस ब्लॉक को नीचे भी आना है, तो आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिचुएशन। यहाँ पे हमारे इफ्को के लिए इस पर्सन के रेस्पेक्ट में अगर ये लिफ्ट ऊपर भी जा रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, वो ब्लॉक को बस नीचे आते देखेगा। क्योंकि अगर कार में आप बैठे हुए हो, कार में कोई इंक्लाइन प्लेन है, कार भले एक्सीलरेट कर रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है। अगर एक ब्लॉक गिर रहा है तो बस आप उसको नीचे गिरते हुए ही देखोगे। सिंपल सी बात है। सो कभी भी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्व, विथ रेस्पेक्ट टू वेज बोले, विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट बोले, इन सब केसों में आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही चीजें बनाओगे तो ज्यादा आसान होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज पॉज इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। ये थोड़ा सा बस इक्वेशंस 2-3 लिखने हैं, बाकी आंसर बहुत ईजी है। फिर से विथ रेस्पेक्ट टू देखो, विथ रिमेन्स एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू m3। जैसे ही विथ रेस्पेक्ट टू m3 बोल दे तो m3 पे एक ऑब्जर्वर डाल दो। मान लो मैं यहां पे एक ऑब्जर्वर डाल देता हूं, तो ये फोर्स लग रहा है तो ये पूरा एक्सीलरेट कर रहा होगा। ध्यान से बताइए, इन द गिवन सिस्टम फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स F for which the masses m1 m2 m1 और m2 रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू m3। यानी m3 पे के ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो आप m3 पे ऑब्जर्वर अगर बैठा हुआ है, m3 पे अगर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में ये भी रेस्ट पे है, उसके रेस्पेक्ट में ये भी रेस्ट पे है। बट अगर फोर्स लग रहा है तो हम ये मान के चलेंगे पूरे सिस्टम में एक्सिलरेशन आएगा 1। अगर आप एफबीडी बनाते हो तो ध्यान दो, मुझे नॉर्मल और m1 जी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये काट ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा होगा, बट एक सामने की तरफ टेंशन लग रहा होगा। और इस सूडो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए एक सूडो फोर्स जरूर लग रहा होगा, दैट इज पीछे की तरफ।
दैट इज m1 इंटू ए। पूरा सिस्टम आगे एक्सीलरेट कर रहा है तो m1 इंटू ए पीछे लगेगा, इस पे भी एक पीछे लगेगा सर m2 इंटू ए, और सामने की तरफ क्या लगेगा, सामने की तरफ इस पे नॉर्मल लगेगा, और ऊपर में क्या लग रहा होगा, टेंशन, और इधर क्या लग रहा होगा, m2g। आया ना। तो अगर मैं इक्वेशंस लिखना चाहूं तो चलो पहले लिखता हूं। ये ब्लॉक स्टेशनरी होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ये ब्लॉक स्टेशनरी होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। कुछ कुछ तो बहुत आसानी से आ रहा है सर, T बराबर m1a, ये तो आराम से हम लिख सकते हैं। सर ये ब्लॉक रुका हुआ है क्योंकि मैंने सूडो फोर्स भी दिखा दिया है, और नेट सूडो फोर्स मिला के इसके रेस्पेक्ट में ये स्टेशनरी है। इसको बोलो क्या हो जाएगा सर, टेंशन इज इक्वल टू m2g भी हम बोल सकते हैं। इक्वेशन 2 आया ना। आराम से ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू m2g, तभी वो स्टेशनरी है। और क्या बोल सकते हैं सर, नॉर्मल बराबर m2a भी बोल सकते हैं। नॉर्मल जो लग रहा है वो m2a के बराबर होगा इस आदमी के लिए, निप्पो के लिए। अगर हम इस पूरे काट का बात करें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ एक्सटर्नल, बाकी टेंशन वेंशन सब इंटरनल फोर्स होता है। फोर्स इज इक्वल टू सर m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। यहां से ए कितना आ जाएगा बच्चा, एफ बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। आया ना। हम बोल सकते हैं कि नहीं, आराम से बोल सकते हैं। अब बोलो, अब मुझे क्या निकालना है। अगर मैं ये एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम तो निकाल सकता हूं। अब अगर मैं सिर्फ कार्ट की बात करूं तो कार्ट को ध्यान से देखो, तो मैं बोल सकता हूं यहां पे एक कार्ट है, उस कार्ट पे फोर्स क्या लग रहा है बच्चा, एक फोर्स लग रहा है। अगर सिर्फ कार्ट की बात करें, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, और कार्ट को अगर देखोगे तो कार्ट से एक पुल्ली भी कनेक्टेड है। और क्या फोर्स लग रहा होगा, सिर्फ कार्ट की बात कर रहा है, कार्ट पे एक टेंशन लग रहा होगा, और एक नॉर्मल लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा, कार्ट पे एक m3g लग रहा होगा, कार्ट पे एक m3g। मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर बात करूं, क्योंकि कार्ट आगे जा रहा है तो बस उस फोर्स को दिखाना चाहूं, तो यहाँ पे m3g भी लग रहा होगा, m1 वो सब नहीं दिखाना। सामने की तरफ f, पीछे की तरफ एक नॉर्मल जो मिला तो वो नॉर्मल यहाँ भी मिलेगा, और एक टेंशन इधर की तरफ लगेगा, और एक टेंशन नीचे की तरफ लगेगा। फिर मैं ऊपर नीचे वाला फोर्स नहीं दिखाना चाहता। एंड ये पूरा सिस्टम किससे एसिलेट कर रहा है, हम ये बोल सकते हैं पूरा सिस्टम एसिलेट कर रहा है ए से। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, चलिए बोलिए तो क्वेश्चन। सर मुझे निकालना क्या था यहाँ पे, सर व्हाट शुड बी द फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए के टर्म्स में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा क्या, बोलो क्या लिखूंगा मैं, सर फोर्स माइनस एन माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास। कौन सा मास है, सिर्फ इस बॉडी की बात करें तो m3 है। आया ना। अगर मैं सिर्फ इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और सामने के तरफ का फोर्स देखूं, ऊपर और नीचे वाला फोर्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बॉडी ऊपर और नीचे में मूव ही नहीं कर रहा, बैलेंस आउट हो जाएगा। तो मास कितना हो जाएगा बोलो, सर मास हो जाएगा इसका m3 इंटू एक्सीलरेशन। सर यहां से आ सकता है अपना, मुझे क्या लाना है, फोर्स, तो यहां से एक्सीलरेशन हटाना पड़ेगा, ये नॉर्मल और टेंशन, तो फोर्स माइनस नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे m2a है, माइनस टेंशन का वैल्यू कितना m1a है, इज इक्वल टू m3a। चलो एक इक्वेशन तो आ रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, सर फोर्स, सर यहाँ पे m2g भी तो लिख सकते थे, टेंशन का वैल्यू यहाँ पे m2g भी है, तो मास मेरे को पता है और g तो पता है, यहाँ a मत लिखो, यहाँ m2g लिख दो, ज्यादा अच्छा है। तो फोर्स माइनस m2g इज इक्वल टू, अगर m2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a कॉमन ले ले, m1 प्लस m2, m2 प्लस m3, और मुझे फोर्स निकालना है, ए हटाना पड़ेगा, फोर्स माइनस m2g इज इक्वल टू ए के बदले यहां से रख दो फोर्स बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स m2 प्लस m3। अगर मैं
एफ को इधर लेके आऊं और उसको M2G को उधर लेके जाऊं, तो अगर मैं, एक मिनट, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है, मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं एफ कॉमन ले लूं, तो यहां से अगर मैं एफ कॉमन ले लेता, 1 माइनस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू M2G था ना, M2G, M2G। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, F इंटू, अगर कॉमन करे तो M1 प्लस M2, माइनस करेंगे M1 तो M1 बचेगा, M1 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू M2G। F क्या आ जाएगा बोलो सर, M2 बाई M1, M2 बाई M1 इंटू G इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3, ये अपना F का वैल्यू आ रहा है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, आप में इसमें बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व थे। कह रहा है इन द गिवन सिस्टम फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल F फॉर विच ब्लॉक M1 M2 रिमेन्स एट रेस्ट। अगर M1 M2 रिमेन्स रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक M3, तो M3 पे मैं एक आदमी बैठा दूंगा, और सिंस फोर्स लग रहा है तो वो एक्सेलरेट करेगा, तो दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, तो उस पर ओरिजिनल एफ लग रहा है तो एक सूडो फोर्स लगेगा। सर आपने ऊपर वाला और नीचे वाला क्यों नहीं दिखाया, बिकॉज बॉडी इज नॉट मूविंग अप एंड डाउन, सो वी डू नॉट नीड टू मेंशन दैट काइंड ऑफ फोर्स। सर M3 का बात करें तो सिर्फ M3 पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करूं तो एक टेंशन लग रहा होगा। सर नीचे की तरफ भी तो टेंशन लग रहा, मैंने नहीं दिखाया, लग रहा होगा बट नहीं दिखाया, क्योंकि आई ओनली केयर अबाउट द फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो ये एक फॉर्मूला है, ये चीज जान लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। मैकेनिकल एडवांटेज को डिफाइन किया गया है, लोड कितना है मेरे काम करने वाला और मुझे कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, दैट इज द सिंपल वर्किंग फंडा ऑफ मशीन्स। मशीन्स हम लोग बनाते क्यों है, ताकि अगर मुझे 100 न्यूटन का चीज उठाना है तो क्या मुझे 100 न्यूटन ही लगाना पड़ रहा है, तब तो कुछ मैकेनिकल एडवांटेज नहीं। बट अगर मुझे 100 न्यूटन की चीज को उठाने के लिए मात्र 20 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, देन आई हैव अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 5। उस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 5 गुना है, 5 गुना मेरे फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे रहा है। सो वी नीड टू वी बिल्ड मेक सिंपल मशीन्स टू मेक आवर वर्क इजियर, और सो दैट विथ लेस एफर्ट वी कैन डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क। So this is the mechanical advantage। अगर मैं आगे बढ़ूं, if mechanical advantage is 5, then find out the effort required to lift a load of 100 Newton। तो ये बहुत आसान है, मैकेनिकल एडवांटेज का सिंपल याद रखिएगा, लोड पहले कितना हमको काम करना है डिवाइडेड बाई कितना हम काम लगाएंगे, कितना हम एफर्ट मारेंगे। पहले मेरे सामने लोड क्या है, उसके बाद तो मैकेनिकल एडवांटेज अपने पास 5 है, लोड कितना उठाना है 100 न्यूटन का, एफर्ट क्या हो जाएगा, एफर्ट आप ध्यान दोगे, एफर्ट इज इक्वल टू 100/5। तो अगर 100/5 करे तो यानी एफर्ट मेरे को कितना मारना पड़ा, 20 न्यूटन। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल भी दिया था, 20 न्यूटन का एफर्ट मारूंगा, मेरा लोड कितना हो जाएगा 100। चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे आप ध्यान दो, आपको अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी को उठाना चाहता हूं, अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी को उठाना चाहता हूं विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो मैं सामने की तरफ फोर्स लगाऊंगा, और वो फोर्स कितने के बराबर होगा सर, mg sin थीटा के बराबर होगा। अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो मुझे फोर्स mg लगाना पड़ता। तो बात समझ में आ रही है। सो मैकेनिकल एडवांटेज आप ध्यान दो, लोड बाय एफर्ट, लोड कितना उठाना पड़ता है mg, अगर मैं डायरेक्टली पुल अप करता, अगर मैं डायरेक्टली पुल अप करता, अगर मैं डायरेक्टली पुल अप करता तो mg उठाना पड़ता, बट इंक्लाइन प्लेन के सहारे मैं धीरे 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 mg sin थीटा लगा के उसको पुल अप कर सकता हूं। तो सर लोड mg था, अब मुझे mg sin थीटा ही लगाना पड़ रहा है। देखो फोर्स जो है mg sin थीटा के, ताकि वो एक्सेलरेट ना करे, बस धीरे 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 ऊपर चढ़ जाए, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, mg sin थीटा के बराबर। तो व्हाट इज माय मैकेनिकल एडवांटेज, 1/sin थीटा, वेरी इजी, mg कट जाएगा, 1/sin थीटा और cosec थीटा, कुछ इसमें ज्यादा हार्ड नहीं था। तो आप कहोगे कि सर फोर्स तो नीचे लग रहा है, बट अगर मुझे धीरे धीरे उस इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी को चढ़ाना पड़े तो फोर्स तो mg sin थीटा के बराबर ही लगाऊंगा ना, ताकि एक्सेलरेट ना भी करे, धीरे धीरे वो राइज अप हो जाए। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस पुली सिस्टम आपको निकालना है।
मैकेनिकल एडवांटेज आप इस पुलिस सिस्टम का कैसे निकालोगे? तो अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा बच्चा, एक mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा। अगर मैं फोर्स मारता हूं, अगर मैं यहाँ पे फोर्स F लगाता हूँ, F लगा रहा हूँ, व्हाट इज द टेंशन दैट इज डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग, दैट इज टेंशन T एंड द वैल्यू ऑफ टेंशन मस्ट बी इक्वल टू, ये जो टेंशन रस्सी में होगा वो फोर्स के बराबर होगा। मैं कितना F मार रहा हूं तो उसमें टेंशन डेवलप, वही टेंशन उसको mg को लिफ्ट कर रहा होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोड बाय एफर्ट। तो यहाँ पे लोड कितना जो मुझे उठाना है, लोड mg है, डिवाइडेड बाय एफर्ट कितना लगा रहा हूं F। आप ध्यान दो mg किसके बराबर, सिंस दिस बॉडी जस्ट राइजिंग अप, mg किसके बराबर हो जाएगा, mg रहने दो, mg इज इक्वल टू टेंशन के बराबर एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू टेंशन के बराबर। सो बेसिकली इट हैज एन एडवांटेज ऑफ 1, इट हैज नो एडवांटेज। जितना मास उठाना बस मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर रहा है, मुझे उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर ये 20 न्यूटन का है तो 20 न्यूटन मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो गया, मुझे नीचे खींचना, ये बॉडी अपने आप ऊपर उठ जाएगी। इस वाले केस में जरा ध्यान देते हैं, जरा ध्यान देते हैं। अगर मैं एफ मार रहा हूं, एफ इसमें टेंशन बन के जाएगा। अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे मेरा लोड कितना है, mg है, और यहाँ पे कितना 2t है। तो मेरा यहाँ पे फोर्स तो टेंशन के बराबर है, ये चीज तो साफ साफ दिख रहा है, जो फोर्स लगाओगा वही टेंशन बनेगा। मैकेनिकल एडवांटेज मेरा अगर ध्यान दोगे तो लोड बाय एफर्ट हो जाएगा। मैंने लगाया एफ था, जो एफ टेंशन के फॉर्म में रस्सी में गया, तो लोड मुझे mg उठाना है और एफर्ट में एफ लगा रहा हूं। यहाँ ध्यान दो mg किसके बराबर होगा, 2t के बराबर होगा, 2t के बराबर है और फोर्स मेरा t के बराबर है, कट जाएगा मेरा मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे 2। हाँ या ना, mg जस्ट राइज कर जाए तो mg इज इक्वल टू 2t। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, और यहाँ पे मेरा mg एक लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। और ऊपर में क्या लग रहा है यहाँ पे सर, एक ऊपर में यहाँ पे 2t लग रहा है और यहाँ पे t भी लग रहा है। तो सर अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज लिखना चाहूं तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाय एफर्ट। सर लोड कितना है, तो लोड सर mg है और एफर्ट में f लगाया था, बट mg कितने के बराबर है, 3t के बराबर है, और एफर्ट मेरा t के बराबर है। तो टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मैकेनिकल एडवांटेज, यहाँ पे 3 गुना मेरे फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे रहा है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए मैं इतना ही करता हूं और हमारा न्यूटन लॉ ऑफ पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का सब पार्ट या फ्रिक्शन एक नया चैप्टर के फॉर्म में करूंगा और उसके सारे वीडियोस अपलोड करूंगा। मोस्टली इट विल टेक 4 to 5 लेक्चर्स एंड देन वी विल मूव इनटू वर्क पावर एनर्जी। तो टिल देन आप इसको मन लगा के प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के सारे वीडियोस 1 to 10 लेक्चर नंबर प्लीज प्रैक्टिस कर जाइए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे आराम से पिंग कर सकते हैं और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और अपना एक रूटीन और शेड्यूल बना के पढ़िए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।